नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। सांसदों को जनता से बेहतर संपर्क रखने और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने पर जोर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ जारी। गुडर के जंगलों में मारा गया एक आतंकवादी, अन्य की तलाश जारी। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। और भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने एक लेख में कहा, उनकी रचनाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। विवादों में घिर चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल किसानों के अपमान का आरोप लगा है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। खड़गे ने किसानों के दर्द का मजाक उड़ाया, ये कहना है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसान का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये घटना है कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और भाजपा ने यह आरोप लगाया कि कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिले कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान का अपमान किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये स्थानीय भाषा में है। ये वीडियो सामने आया है और किसान की पीड़ा के आगे खड़गे ने अपना रोना रोया। आइए आपको इस वीडियो के कुछ पल दिखाते हैं। ನಂದು 40 ಎಕರೆ ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀ ಏನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋದಿ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿ तो स्थानीय भाषा में ये वीडियो है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की एक किसान के साथ बातचीत का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे पूछते हैं कि तुमने कितना एकड़ में बोया है, यानी किसान से वो ये पूछते हैं कि तुमने कितना एकड़ में बोया है। तो किसान कहता है कि 4 एकड़। तो खड़गे कहते हैं कि मेरा तो 40 एकड़ का है। खड़गे ने कहा कि मेरा तुमसे भी बदतर है। तुम आकर मुझे बता रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरा तुमसे भी बदतर है। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए यहाँ मत आओ। तो किसान से मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रचार के लिए ना आइए। तो यहाँ पे भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस किसानों, जवानों और भारत के संविधान का अपमान करती है। ये किसानों के प्रति उनके रवैये को दर्शाता है। और क्या कहा है पूनावाला ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, संविधान का अपमान, यही तो कांग्रेस की पहचान। सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। संविधान का तो रोज ही अपमान करते, ईसीआई पर जो बयान देते। पर जिस प्रकार से कल एक किसान अपनी व्यथा, अपने दुख को बताने के लिए खड़गे जी के पास गया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा इतना नुकसान हुआ, तो खड़गे जी ने उनको फटकारते हुए कहा कि क्या तुम पीआर करने आए हो? तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, भागो यहां से। मतलब कि किसानों के प्रति कितना वैमनस्य है इनके मन में। इसीलिए तो इन्होंने 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की। इसीलिए कर्नाटका में पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए तेलंगाना और कर्नाटक में जो किसानों को बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए।
तो भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस रवैये की कड़ी आलोचना कर रही है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, यहां हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल कुलबर्गी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के पास से किसान आता है तो मल्लिकार्जुन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे ज्यादा नुकसान हुआ है और तुम मेरे पास पब्लिसिटी के लिए ना हो। अब भाजपा इसकी कड़ी आलोचना कर रही है। एक प्रतिक्रिया एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, इसमें 3 बड़े सवाल उठते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि जब जहां से आते हैं, जिस राज्य से, कर्नाटक से, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, तो ऐसे में क्या अपनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी से बचने के लिए वो इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आपके पास जमीनें ज्यादा हो, चूंकि आप इतने बड़े नेता हैं, आपके पास किसान, जब किसान ने जिस तरह से बात कही उसके बाद आपने कहा आपके पास ज्यादा जमीनें हैं, जो वीडियो में सुनाई दे रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या अगर कोई छोटा मझोला किसान है, कोई ऐसा किसान जिसके पास जमीनें कम है, तो उसके नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका नुकसान उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरफ जहां केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी किसानों को किसान सम्मान निधि देती है, जिससे खास तौर पर जो छोटे मझोले किसान हैं उनको एक बड़ी राहत मिलती है कि 6,000 रुपये मिल जाता है, तो अपनी जो खेती किसानी में जो एक लागत का एक अच्छा हिस्सा उससे निकल आता है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह से एक किसान जो पीड़ित है, जिसका नुकसान हुआ है फसलों का, जब वो अपनी फरियाद लेकर जाता है तो इस तरह से रवैया अपनाते हैं। तो इससे बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि क्या अपनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी से आप बचना चाह रहे हैं? किसानों के प्रति आपका क्या रवैया है, खास तौर पर छोटे मझोले किसानों का, उस पर रुख साफ करना चाहिए। और अब बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि देखिए, ये तो जनता को, किसान को, जवान को, ये आदत रही है कांग्रेस पार्टी की और उनके नेताओं की, क्योंकि शीर्ष नेताओं में शुमार है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस तरह से अगर वो रवैया अपनाते हैं जो जैसा वीडियो में सामने आया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खुद इस पर एक तरह से अपना रुख साफ करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा। क्योंकि किसान तो किसान है, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, एक किसान के लिए उसका नुकसान उसको उतना ही पीड़ा पहुंचाता है जितना बड़े किसान के लिए नुकसान या फिर छोटे किसान के लिए, क्योंकि उसका परिवार उससे चलता है। तो फिर इस तरह से एक इस रवैये को क्या कहें कि ये संवेदनशील रवैया तो कतई नहीं है, असंवेदनशील रवैया, और आपको किसानों की चिंता नहीं है, या फिर अपने राज्य सरकार की जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये इसका बेहतर जवाब तो कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही दे सकते हैं। शैलेंद्र, यहाँ ये भी देखा गया कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अगर हम देखें बाढ़ प्रभावित जिलों की हालत इस समय, जिस तरीके से मॉनसून का कहर बरपा है कई राज्यों पे, ऐसे में किसानों की फसलें लगातार हमने देखी है कि बर्बाद हुई हैं, भारी नुकसान यहाँ पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में एक किसान जब अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है, सुनवाई के लिए कहता है, अपनी पीड़ा सुनाता है कि मेरे इतने फसल का नुकसान हुआ है, वापसी में कहना कि मेरी आपसे ज्यादा फसल नुकसान हुई है, ऐसे में किसानों को कितनी आहत यहाँ पहुंची होगी, ये भी भाजपा कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए जाहिर कर रही है। भावना, देखिए, यही बात बीजेपी कह रही है कि एक किसान जो अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर है, भले ही उसके पास कम जमीन है, अगर बाढ़ आई है या फिर कोई और वजह से नुकसान हुआ है, तो फिर वो अपनी बात कह रहा है तो उससे बात को ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, तो ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, और आपका रवैया किस तरह से, कैसे कहते हैं कि आपका तो ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि आप बड़े किसान हैं, आपके पास ज्यादा जमीनें हैं, तो ये एक रवैये पर सवाल उठाता है। क्योंकि किसान 1 बीघे का हो, 1 एकड़ का हो, 1 हेक्टेयर का हो, कई एकड़ का हो, सबके लिए उसके नुकसान की एक तरह देखें तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जीवन यापन उसी से होता है। ऐसे में जो असेसमेंट है या फिर बाद में बीमा के जरिए, वो सब तो एक बात की प्रक्रिया है कि राज्य सरकार किस तरह से मदद करती है, किसानों को जो राहत पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है, वो सब एक बात की प्रक्रिया है।
लेकिन सवाल यह है कि आपका रवैया कैसा होना चाहिए। यही बात बीजेपी कह रही है कि ये तो आदत है कांग्रेस पार्टी की कि वो जब सत्ता में थे तब उन्होंने जो वर्षों से मांग थी कि MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो अनुशंसा है कि लागत का कम से कम 150% देना चाहिए MSP पे, वो नहीं दिया। और अब जब सत्ता में नहीं है तो फिर किसान हित का ढोंग करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने लागत का 1.5 गुना देने का जो न केवल वायदा किया था बल्कि उसे सुनिश्चित किया, उसे लागू किया, और तमाम फसलों पर अब लागत के 1.5 गुने से ज्यादा दिया जाता है। हम जानते हैं कि फसल बीमा जैसी योजना है जहाँ किसानों को भरपाई होती है अगर उनका कोई नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा तो ज्यादा नुकसान हुआ है, आप यहाँ पर एक तरह से आप आए हैं अपना प्रदर्शन करने, या फिर जो भी उन्होंने बात कही वो कतई उचित नहीं है। और यही बात बीजेपी कह रही है कि इनका तो रवैया रहा है कांग्रेस पार्टी का, इनको किसानों की, जवानों की कोई चिंता पहले कभी रही नहीं। कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है अभी शैलेंद्र, क्या इस पर? देखिए, अब ये विवाद आज सुबह से सामने तूल पकड़ा है, क्योंकि कल जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद हमने देखा कि कर्नाटक में काफी बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया। आज नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस रवैये की आलोचना हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बयान दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा मामला है। तो निश्चित तौर पर अब ये जरूर है कि हो सकता है कोई सफाई आए या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आए। जी चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमें बता रहे थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कर्नाटक के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान से बात करते हुए ये कहा कि आप पब्लिसिटी के लिए यहाँ मत आइए, जिसके बाद भाजपा की ओर से कड़ी आलोचना की जा रही है कांग्रेस के राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिस तरीके से वे किसानों का यहाँ अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुग की गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी बिल्डिंग में बीजेपी सांसदों की कार्यशाला चल रही है। आज इसका दूसरा और अंतिम दिन है। इससे पहले कल अलग अलग सत्रों में बीजेपी सांसदों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला। पीएम मोदी पार्टी सांसदों से अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहने, जनता से संपर्क मजबूत करने और केंद्रीय योजनाओं के फायदे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के बारे में सांसदों को सलाह देते रहते हैं। एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसमें शामिल हुए और एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसदों की कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। इस वर्कशॉप में विविध मुद्दों पर सांसदों ने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया।
सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं इस खबर के साथ। शैलेंद्र, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव है, उससे पहले सांसदों की ये कार्यशाला रखी गई है। एक तरफ तो ये भी है कि एकजुटता दिखानी है और किस तरीके से कल जब उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे तो उसमें कैसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखे, एक ये बात है। और एक जो तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ सामने आई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक आम कार्यकर्ता की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी पंक्ति में यहाँ बैठे हुए दिखे हैं। देखिए, जो तस्वीरें आई वो अपने आप में दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक तरह से देखें कि उनकी जो सादगी है, या फिर ये तस्वीरें बताती हैं कि आम सांसद के तौर पर वो किस तरह से कार्यशाला में शामिल हुए। और हम जानते हैं कि इसका एक संदेश भी है, तमाम सांसदों को समय समय पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से सलाह दी जाती है कि वो जमीनी स्तर पर काम करें, जनता से जुड़े और जनता की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से लेकर उसका हल करें, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा दें और ये सब काम करते हुए जितना सरल हो सकता है, जितना सरल वो रह सकते हैं, वो जनता के लिए उपलब्ध रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल दिशा निर्देश देते हैं बल्कि उसका पालन करते हुए भी दिखाई देते हैं कि जब बीजेपी सांसदों की कार्यशाला हुई कल और आज, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम पंक्ति में बैठा नजर आए। इसके बहुत मायने हैं कि एक आम सांसद की तरह वो अंतिम पंक्ति में बैठे नजर आकर जो उस वक्त की कार्यशाला चल रही है उसमें जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है उसको वो ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये एक संकेत भी है और तमाम सांसदों के लिए एक सलाह भी है कि वो जमीनी स्तर पर बिना एक तरह से देखें किसी तामझाम के सरल तरीके से, जितना सरल हो सकते हैं जनता से जुड़ने के लिए, वो उसमें आगे बढ़े और जनता की समस्याओं का निदान करें। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, जब संसद का सत्र चलता है, तब इस तरह के दिशा निर्देश देते रहते हैं। एनडीए सांसदों की जो बैठक हुई थी उसमें भी कई अहम दिशा निर्देश दिए थे। तो अब चूंकि ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है उनके उम्मीदवार हैं। तो कार्यशाला में एक प्रक्रिया भी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन हमने देखा था कि संसद भवन में जब नामांकन हुआ था एनडीए प्रत्याशी का, तब एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन भी दिखाया था। एनडीए सांसदों की बैठक भी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ था। अब चूंकि ये कार्यशाला 2 दिन की है, उसमें अलग अलग सत्र है, पहाड़ी राज्यों में किस तरह से विकास पर आगे बढ़ा जा रहा है, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी, कई सत्र उसमें रखे गए हैं जिसमें प्रमुख नेताओं का संबोधन हुआ है। तो आज निश्चित तौर पर जब उपराष्ट्रपति पद का कल चुनाव होना है तो उससे जुड़ी हुई बातें एक तरह से की जाएगी, क्योंकि प्रक्रियागत जो एक हम जानते हैं कि कैसे मतदान करना है उसकी एक औपचारिक जानकारी दी जाती है उसमें। लेकिन चूंकि कार्यशाला ऐसे समय हो रही जब कल उपराष्ट्रपति पद पर मतदान होना है, तो निश्चित तौर पर इस कार्यशाला को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और हमने देखा है कि कल से लेकर आज के सत्रों में जो विभिन्न सांसद जो मौजूद रहे वो पूरी ध्यान से जो दिशा निर्देश है उसका एक तरह से उन्होंने उसका जिक्र भी किया। जी, इससे पहले हमने देखा था कि सभी सांसदों को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली आएं और फिर इस तरीके की कार्यशाला में अपनी भागीदारी दें। ऐसे में अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ भी रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। अब कहा जा रहा था कि 8 सितंबर के दिन जब ये 3 बजे कार्यशाला समाप्त हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रात्रि भोज का इन सांसदों के लिए रखेंगे। ऐसे में अभी इसके बाद कार्यशाला के बाद क्या कार्यक्रम है शैलेंद्र? देखिए, हम जानते हैं कि जो भोज रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते दिनों और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, उसे रद्द कर दिया गया था क्योंकि पंजाब की बाढ़ के मद्देनजर उस डिनर को रद्द करने का फैसला किया गया था। आज दोपहर बाद ये शाम तक कार्यशाला चल रही है, तो निश्चित तौर पर कल चूंकि मतदान होना है तो उससे जुड़ी जो एक बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने जब से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से हमने देखा है कि अलग अलग समूहों में बातचीत की जो प्रक्रिया है बढ़ाई है और कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अलग अलग
दलों से बातचीत करें। पहले तो सर्वानुमति बनाने की कोशिश की गई, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री की तरफ से ये प्रयास भी किया गया, पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। अब हम जानते हैं कि एनडीए से इतर भी आप देखें तो वाईएस और कांग्रेस जैसे जो दल हैं वो पहले समर्थन की बात कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि एनडीए से इतर कुछ दल जरूर और साथ आ जाएं, जिससे अब जो जीत है उसे और बेहतर एक मार्जिन से आगे सुनिश्चित किया जाए। ये प्रयास होगा एनडीए के नेताओं का। इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस कार्यशाला में विचारों का आदान प्रदान हुआ है। युवा और अनुभवी नेता दोनों की भागीदारी इस कार्यशाला में देखने को मिली है। फिर चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म हो या ऑनलाइन गेमिंग जैसे मुद्दे हों, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है। शैलेंद्र, देखिए 3-4 बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले बीते संसद के सत्र में लिए गए हैं, जिसमें हम जानते हैं कि ऑनलाइन मनी गेम जो है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हमने देखा था कि लाखों मध्यम वर्ग परिवार के घरों के जो बच्चे हैं वो इसके जाल में फंस रहे थे, उससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा था और कई बच्चों ने आत्महत्या की, इस तरह की खबरें आई, परिवार तबाह हो रहे थे। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया और एक विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और हमने देखा कि उससे सुनिश्चित हुआ है कि इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम में जो फ्रॉड होता है या फिर जो लत लग जाती है बच्चों को, उससे बचाया जा सके। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम है, इससे लाखों परिवारों को राहत मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो दीपावली गिफ्ट की बात कही थी, जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की, और हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल ने उसको मंजूरी दी। अधिकतर उत्पाद जो पहले 18% में थे वो 5 में आ गए। हम जानते हैं हेल्थ बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म कर दिया गया, कारें सस्ती होनी शुरू हो चुकी है, जो पर जीएसटी घटा दिया गया। तो निश्चित तौर पर इन बड़े सुधारों का जिसका जनता को फायदा होना है उसकी भी चर्चा हो रही है और तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। और कल तो बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया इस बड़े और अहम फैसले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, असम की संस्कृति को वैश्विक पहचान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर मेरा नमन। भारतीय संस्कृति और संगीत जगत को उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर भूपेन हजारिका को लेकर एक आलेख भी साझा किया है। इसके कुछ चुनिंदा अंश आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि 8 सितंबर भारतीय संस्कृति और संगीत के दीवानों के लिए खास दिन है। असम के मेरे भाइयों और बहनों के लिए और भी ये खास है 8 सितंबर, क्योंकि इस वर्ष उनकी जन्मशती समारोह की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत उनके अभूतपूर्व योगदान को याद करने का एक बेहतरीन अवसर है। इनके हर शब्द यानी कि भूपेन हजारिका के हर शब्द में दया, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी जड़ें हैं। वे असम की स्वदेशी पहचान को अपने साथ लेकर चले हैं। विदेश जरूर गए लेकिन भारत लौटे और सीखने की चाहत उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉटन कॉलेज से पहुंची। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की चाहत उन्हें ले गई अमेरिका, लेकिन उस समय के प्रमुख शिक्षाविदों, विचारकों और संगीतकारों से मुलाकात उन्होंने की और फिर उनको भारत लौट आए वो और गीत ऑल मैन रिवर भूपेन दा की प्रतिष्ठित रचना बिस्टर्नो परेरो की प्रेरणा रहा है। भारतीय लोक संगीत के उनके प्रदर्शन के लिए अमेरिका में भी हुए हैं भूपेन हजारिका सम्मानित। पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो भारतीय लोक संगीत के उनके प्रदर्शन के लिए वे दूसरे देशों में भी सम्मानित किए गए, खासकर अमेरिका में उन्हें सम्मान मिला। इसके साथ साथ पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला जो हैं एलेनोर रूजवेल्ट ने उन्हें स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। अमेरिका में ही रहने का विकल्प था भूपेन हजारिका के पास, लेकिन वो भारत लौट आए। अगर भूपेन दा की रचनाओं की बात की जाए तो आधुनिकता को देखने का एक सशक्त माध्यम बनी है उनकी रचनाएं। एकजुटता का संदेश यहाँ देती हुई ये रचनाएं दिखती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर उनकी रचनाओं से मिलती है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, संगीत से शक्ति और आशा मिली है।
भूपेन हजारिका की जीवन यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना साफ तौर पर चरितार्थ करती है उनकी रचनाएं, और आज के परिदृश्य में ये और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भूपेन दा एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वे जनसेवा की दुनिया से जुड़े रहे। साल 1967 की बात करें तो वे असम के नौबोईचा के निर्दलीय विधायक चुने गए और भारत की जनता और सरकार ने उनके अपार योगदान को मान्यता भी दी, और ये मान्यता इस रूप में मिली कि उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और फिर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 2011 में भूपेन दा के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए थे, और यह दिखाता है कि शानदार जीवन की तरह मृत्यु में भी उन्होंने लोगों को एकजुट किया। उनके जो संदेश हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, वो दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रेरित करें। ढोला और सादिया को जोड़ने वाला पुल भूपेन हजारिका के नाम पर ही है। गीतों ने क्षेत्रों के दिलों को जोड़ा है और पुल जमीनों और लोगों को ये जोड़ रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने हजारिका जी को याद करते हुए एक्स पर लिखा, ब्रह्मपुत्र के कवि कहे जाने वाले हजारिका जी को ही भावपूर्ण वाणी ने असम की भावना को दुनिया तक पहुंचाया, और उनकी रचनाएं प्रेम, एकता और मानवता का संदेश देती हैं। उनकी धुनें सदैव हमारे हृदय में गूंजती रहेंगी और हमें संगीत की शक्ति की याद दिलाती रहेंगी, जो हमें एकजुट करती है। उन्हें भारत रत्न प्रदान करके मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि उनकी विरासत अमर रहे। और आइए अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई पर। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसके खिलाफ अब तक कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। अब फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो 30 सितंबर को जारी होनी है। पिछली सुनवाई की बात करें तो शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर जरूर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने 65 लाख गायब नामों की लिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया और आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। और आइए अब खबर एनआईए की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई। एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों और टेरर फंडिंग के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर और बिहार समेत देश के 5 राज्यों में 22 जगहों पर चल रही इस छापेमारी ने सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता को दर्शाया है। यह कार्रवाई 2025 में दर्ज एक नए एफआईआर के तहत की जा रही है, जिसका मकसद आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना और उनकी फाइनेंशियल चेन को तोड़ना है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम में गुडार वन क्षेत्र में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जबकि सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान का इलाज चल रहा है। घेराबंदी वाले इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दी गई है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने गुडार वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। खबर ब्रिक्स वर्चुअल समिट से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समिट में अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इसे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने व्यापार और टैरिफ पर अमेरिका की नीतियों से उत्पन्न व्यापार व्यवधानों पर चर्चा के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि भारत 2026 में
ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह जिम्मेदारी ब्राजील से भारत को 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज नई दिल्ली में 13वें दौर की अहम वार्ता शुरू होने जा रही है। इस बार के एजेंडे में बाजार तक पहुंच, गैर शुल्कीय बाधाएं, उत्पादों के मूल स्थान के नियम और कृषि उत्पादों पर टैरिफ जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस वार्ता का नेतृत्व करेंगे। यूरोपीय संघ की ओर से ट्रेड कमिश्नर मारोश शेफचोविच और कृषि कमिश्नर क्रिस्टोफ हैंसन के नेतृत्व में करीब 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा। दोनों का लक्ष्य साफ है कि साल 2025 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस दौर की वार्ता में पुराने मतभेदों को सुलझाया जा सकेगा। आइए अब बात कर लेते हैं पंजाब में आई बाढ़ की और इससे किस तरीके से निपटा जा रहा है। पंजाब में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने पंजाब में आई बाढ़ के बाद सहायता देने के संबंध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इन राज्यों से पंजाब के लिए आर्थिक सहायता की अपील की है। अपने पत्र में रवनीत सिंह ने लिखा कि पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इस संकट ने बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाबी ने हर संकट में दृढ़ता के साथ दिया है और अब जब पंजाब खुद संकट में है तो उसे देश से उसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात से हर संभव मदद पंजाब को तुरंत पहुंचाने की अपील की है। दरअसल पंजाब के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। हालांकि आज तेज बारिश की चेतावनी दी नहीं है और राज्य में आज से स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से 2000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 3.87 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच लुधियाना में सतलुज नदी पर बने 2 बांध कमजोर हो गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम जारी है। और अब खबर गुजरात से। पिछले 24 घंटों में 222 तालुकाओं में अच्छी खासी बारिश हुई है। बनासकांठा के सुईगाम में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कच्छ, बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, साबरकांठा और अरवली के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर बरपा लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। हालांकि विभाग का अनुमान है कि कल से अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहने वाला है और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। इस साल का मानसून प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। शिमला में औसत से 113%, कुल्लू में 116% अधिक बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं, अन्य जिलों में भी अपेक्षा से ज्यादा बारिश हुई है। इस असामान्य बारिश ने प्रदेश की सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की निजी और सार्वजनिक संपत्ति बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। अकेले मकानों की बात करें तो 1194 घर पूरी तरह ढह चुके हैं, जबकि 5077 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1087 सड़कें अब भी बाधित हैं, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड में कुछ इलाकों में मौसम साफ होने के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कई पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में भी कहीं बारिश का अलर्ट इस समय नजर आ रहा है। हालांकि कई पर्वतीय इलाकों में इस समय तेज बारिश होने का अनुमान यहां जताया जा रहा है। आइए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टल चुका है। यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ चुका है, लेकिन कई निचले इलाके अभी भी पानी में भरे हुए हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से लगातार लोगों को मदद दी जा रही है। निचले इलाकों में रहने वालों को शिविर में ठहराया गया है, जहां उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं हथनीकुंड बैराज से 40,665 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 65,370 क्यूसेक और ओखला बैराज से 95,045 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान के कैबिनेट में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ से कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार पूरी तरह से जागरूक है और प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। अब तक 650 कुओं और 16 बांधों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। सरकार पूरी तरह से सचेत है और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है। उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। एक नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने देखा, सब महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करिए। जो बाजरे के यहाँ के खेत हैं वो पूरे खराब हो गए। इस गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा। और मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला है कि एक बार खुद निरीक्षण करेंगे अलग अलग गाँव में, जहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे भी नुकसान हुआ है वहाँ पे पूरा मुआवजा मिलेगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे, तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमानों और सैनिकों को खोने की बात कही है। हालांकि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट PIB ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया है। जांच में अब ये सामने आया है कि एक मैन्युपुलेटेड वीडियो है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि सेना प्रमुख ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और असली वीडियो भी जारी कर दिया है। सर, टेररिज्म खत्म हुआ है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज़ के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑप सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही हुआ है। इसको हमें लंबे समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख पे आप देखें क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को व्हाइट हाउस में कहा कि अब रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध रोकने और रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अमेरिका प्रतिबंध के दूसरे चरण में जाने की पूरी तैयारी में है। ट्रंप ने कहा कि अब तक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो नाकाफी हैं। यदि रूस ने अपनी आक्रामकता जारी रखी तो हम और सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर करना है। ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों से भी समर्थन की अपील की और कहा कि रूस की हरकतें वैश्विक शांति को खतरे में डाल रही हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गजा में बंधकों की रिहाई को लेकर आखिरी चेतावनी दे डाली है और नया संघर्ष विराम प्रस्ताव रखा है। और सीधा रुख करेंगे यहां इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स प्रमोशन काउंसिल यानी कि EEPC के प्लैटिनम जुबली समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। सीधा इस लाइव प्रसारण का रुख करेंगे।
राज्य मंत्री श्री सुनील गोथवाल, सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय श्री पंकज चड्ढा, अध्यक्ष EEPC इंडिया, देवियों और स्वजनों, देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर योगदान देने के 70 वर्ष संपन्न करने के लिए मैं EEPC इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस उपलब्धि के लिए मैं वर्तमान और पूर्ववर्ती सदस्यों और पदाधिकारियों को भी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि EEPC इंडिया की गतिविधियों में विस्तार किया गया है। विगत 10 वर्षों में भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन से कहीं अधिक हो गया है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां रही है, तो निर्यात में ये वृद्धि अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। इस उपलब्धि में EEPC इंडिया का भी योगदान है। इस योगदान के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल में भारत आध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था। भारत की इस श्रेष्ठता के अनेक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अभी भी उपलब्ध है। भारत के प्राचीन पश्चिम में भृगुकुच, जहाँ आज का उरुच शहर है, तथा मालाबार कोस्ट पर अनेक बंदरगाह थे। उसी तरह भारत के पूर्व में ताम्रलिप्ति, जहाँ आज का तमलुक शहर है, तथा कोरोमंडल कोस्ट पर भी अनेक बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में सामान लाने और ले जाने वाले जहाज से खचाखच भरे रहते थे। एक साथ एक ही देश के 100 से अधिक जहाज़ों के बड़े भारत के समुद्री तटों पर आया करते थे और सामान ले जाया करते थे। एंशिएंट इंडिया में शिप बिल्डिंग के अनेक प्रमाण मिलते हैं। विशाल नौकाओं का यानी लार्ज शिप्स का निर्माण और उपयोग किया जाता था। यदि केवल एक प्रमाण देखना हो तो अजंता की गुम्फाओं के चित्रों में आप विशालकाय नौकाएं भी चित्रों देख सकते हैं। रोमन एम्पायर में सबसे समृद्ध लोग भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करना अपनी शान समझते थे। विश्व के सभी क्षेत्रों में स्वर्ण मुद्राएं तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सिक्के भारत पहुंचते थे। इतिहास को रोचक शैली में लिखने वाले एक समकालीन लेखक ने प्राचीन भारत के इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीशियस मेटल्स कहा है। भारत को फिर एक बार ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। अधिक आर्थिक क्षेत्रों में एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होने के नाते EEPC को बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प लेना चाहिए। देवियों और स्वजनों, EEPC अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है। आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अंग्रेजों की एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। कोविड की महामारी से मानव समुदाय के समक्ष स्वास्थ्य का ऐसा गंभीर संकट आया था जिसके तुलना लगभग 100 वर्षों से पहले स्पेनिश फ्लू नामक वैश्विक महामारी से की गई थी।
साथ ही कोविड से एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुआ। उस दौरान भारत ने विशाल स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन करने, महामारी से जुड़े प्रशासनिक प्रबंध करने, देशवासियों के सहित अनेक अन्य देशों की सहायता करने के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो अभूतपूर्व था। कोविड महामारी के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान के दूरगामी आर्थिक लाभ दिखाई पड़ती है। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख आयाम ऐसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का कम से कम प्रभाव पड़े। हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स डेस्टिनेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर विश्व समुदाय के प्रमुख प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्टडीज और सर्वेज EEPC जैसे संस्थानों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का महत्व रखते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई के महीने में किया गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच के लगभग $56 बिलियन के मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड को बहुत आगे ले जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस एग्रीमेंट की सफलता की दिशा में EEPC द्वारा और अधिक सक्रिय योगदान दिया जाएगा। मुझे बताया गया है कि EEPC के लगभग 10,000 सदस्यों में 60% से अधिक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ये एंटरप्राइजेस बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हमारी अर्थव्यवस्था में MSMEs का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी। मुझे विश्वास है कि EEPC द्वारा MSMEs के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी एवं नई शक्ति प्रदान की जाएगी। हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में है। समुचित प्रोत्साहन और इकोसिस्टम उपलब्ध कराकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की सोच के साथ EEPC जैसे स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के एक्सपर्ट्स इनोवेशन इकोनॉमीज और कैचअप इकोनॉमीज के बारे में चर्चा करते हैं। इनोवेशन इकोनॉमीज विश्व के सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव और प्रॉस्परस इकोनॉमीज है। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा यानी टैलेंट और एनर्जी को एनाबलिंग इकोसिस्टम प्रदान करके भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। EEPC ने जो महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखे हैं उनमें यदि परिवर्तन करना हो तो मैं ये सुझाव दूंगी कि आप अपने लक्ष्यों को और अधिक विशाल बनाएं, अपने प्रयासों को और अधिक विस्तृत बनाइए, अपने सदस्यों को और अधिक प्रोत्साहन दीजिए। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में और तेज गति के साथ अपना योगदान दीजिए।
ये धरती में जो कुछ है उसी के बदौलत हम सब है। चाहे हवा हो, पानी हो, धरती के ऊपर रहने वाले जंगल हो, पहाड़ों हो, पेड़ पौधे हो, और धरती के नीचे रहने वाले खनिज पदार्थ हो, और धरती के ऊपर रहने वाले जो भी टेक्नोलॉजीज इंजीनियर के द्वारा, लोगों के एक्सपर्ट के द्वारा, लोग पारंपरिक जो उत्पादन करते हैं उनके द्वारा, उसी चीज को सुंदर बना के देश भारत के गौरव को देखते हुए भारत को समृद्ध तो करना ही है, देश को समृद्ध तो बनाना है, लेकिन साथ ही साथ जिसके लिए हम विकास का सपना देखते हैं, विकास करने के लिए सोचते हैं, जो चीजें हम लोगों के पास कुदरत ने दो चीजें हमको विरासत में दिए हैं, उनको बचा के रखना है। वो बचेगा तो हम बचेंगे और धरती बचेगा। इसीलिए चारों तरफ देख के एक्सपोर्ट भी करना है, विकास भी करना है, आर्थिक उन्नति करना है, 2047 तक विकसित भारत भी बनना है, लेकिन साथ के साथ विकसित धरती को भी बनाना है। उसी सोच के साथ, इन्हीं सुझाव के साथ मैं ईपीएफ के सभी सदस्यों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ईईपीसी के प्लैटिनम जुबली समारोह को इस समय संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां कई मुख्य बातों का जिक्र राष्ट्रपति ने यहां किया। उन्होंने ईईपीसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले दशक में कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां आई हैं, ऐसे में ईईपीसी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही आने वाले वक्त के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना के साथ ईईपीसी से उन्होंने आह्वान किया कि वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दें। साथ ही एमएसएमई की यहाँ सराहना करती हुई राष्ट्रपति आई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन के साथ ईईपीसी को लगातार काम करते रहना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अब और बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में इन दिनों पर्वत देवता का आह्वान किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पारंपरिक त्योहार पांग लहापसोल की धूम दिखाई दे रही है। दरअसल कंचनजंगा पर्वत को सिक्किम का संरक्षक देवता माना जाता है। उनसे सिक्किम की रक्षा जारी रखने की प्रार्थना की जाती है। और ग्रहण के बाद स्नान करना धार्मिक परंपरा और वैज्ञानिक कारणों से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद देश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार और प्रयागराज की, जहां चंद्र ग्रहण लगने के बाद सुबह की शुरुआत आस्था की डुबकी के साथ हुई है। तमाम घाटों पर इस समय स्नान किया जा रहा है और जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उसको भगाकर कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर यहाँ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और कई मंदिरों में इस समय पूजा अर्चना की जा रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में भी चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर दर्शन पूजन किया और प्रयागराज में भी भक्तों ने संगम में डुबकी लगाकर आराधना की। और खेल की खबरों में कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने अपने यानिक सिनर को मात दी है और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज रविवार को यूएस ओपन के फाइनल में खेलने उतरे तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये दोनों खिलाड़ी इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। ओपन एरा में ये पहला मौका था जब दो खिलाड़ी
लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने उतरे थे। वहीं यूएस ओपन के फाइनल में ये दोनों पहली बार आमने सामने थे। मैच का पहला सेट 6-2 से अल्कराज के नाम रहा। दूसरा सेट यानिक सिनर ने 6-3 से जीता और मुकाबला बराबरी पर आ गया। हालांकि नंबर 1 के ताज पर नजर टिकाए बैठे अल्कराज ने तीसरा और चौथा सेट 6-1, 6-4 से जीतकर मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हटाकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने रैंकिंग्स के शीर्ष पर सिनर का 65 हफ्तों से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त किया। अल्कराज सितंबर 2023 के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ये अल्कराज का कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम और दूसरा यूएस ओपन खिताब है। ओपन एरा में बियॉन वॉर्ड के बाद अल्कराज पहले खिलाड़ी हैं जिसने 22 साल की उम्र में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं 23 साल का होने से पहले 2 बार यूएस ओपन जीतने वाले वे तीसरे खिलाड़ी हैं। इस हार के साथ सिनर का नंबर 1 का ताज तो गया ही, वहीं हार्ड कोर्ट पर उनका 27 मैच से चला आ रहा विजय रथ भी थम गया। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम संपन्न होने के साथ ही टेनिस की दुनिया में सिनर और अल्कराज का दबदबा बरकरार रहा। लगातार दूसरे साल चारों ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही नाम रहे। 2024 में सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीता था। वहीं 2024 में अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने में कामयाबी पाई थी। वहीं इस साल यानी 2025 में सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।